परमाणु एवं अणु पाठ के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग कुछ तत्वों को देख लेते हैं, जिसमें परमाणु संख्या, तत्वों के नाम, संकेत, द्रव्यमान संख्या आदि बताया गया है। चलिए, पहला परमाणु संख्या के साथ है हाइड्रोजन। इसका सिंबल H होता है। द्रव्यमान, अब इसके आगे द्रव्यमान आएगा, इसको बाद में नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पर है हीलियम, इसका संकेत He होता है। तीसरा पर है लिथियम, Li से, और फिर है बेरिलियम, Be से। फिर है B से बोरन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, Ne से हो जाएगा नियोन, Na से हो जाएगा सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Si से सिलिकॉन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन। आगे है K से पोटेशियम, Ca से कैल्शियम, Sc से स्कैंडियम, Ti से टिटेनियम, V से वेनेडियम, Cr से क्रोमियम, Mn से मैग्नीज, Fe से आयरन, Co से कोबाल्ट, Ni से निकेल, Cu से कॉपर, Zn से जिंक। तो 1 से लेकर के 30 तक तत्वों को याद करने का एक ही उपाय है दोस्तों कि आप इसके सिंबल के प्रत्येक अक्षर को 5 बार पढ़ ले, जैसे कि ह, ही, ली, बे, ब, क, न, ओ, फ, नी, ना, मग, अल, सी, पस, कल, अर, कक्का, शक्ति, ओकर, मनफी, कोनी, कुजन। एक बार फिर से कर देते हैं, उसके आगे उसके बाद चलते हैं, पार्टी स्टार्ट करते हैं। ह, ही, ली, बे, ब, क, न, ओ, फ, नी, ना, मग, अल, सी, पस, कल, अर, कक्का, शक्ति, ओकर, मनफी, कोनी, कुजन। 2-3 बार आप इसको ध्यान दे दीजिएगा और सिंबल के साथ भी इसका पूरा नाम और इसका परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। और एकाध 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भी बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम लोग परमाणु एवं अणु चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि परमाणु के बारे में शुरुआत में पता इस तरह से लगाया गया था दोस्तों कि जो जितने भी तत्व हैं वो कुछ ना कुछ पदार्थों से मिलकर के जरूर बने होंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि शुरुआत में द्रव पदार्थ में देखा जा रहा था कि जब द्रव पदार्थों को तोड़ा जा रहा था तो नन्ही नन्ही बूंद के रूप में विभाजित हो जा रहे थे, लेकिन उन्हें एक ऐसा सिचुएशन तक तोड़ा गया जिसके बाद वो नहीं टूटे, मतलब और विभाजित द्रव का पदार्थ और विभाजित न हो सके। तो जो ड्रॉपलेट्स बच रहा था उसका नाम दिया गया कि वे परमाणु है। तो जैसा द्रव में हो रहा था वैसे प्रकार उसे अन्य पदार्थों में भी बताया गया कि परमाणु वे चीज़ होते हैं जो किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका परिभाषा चलिए अब देख लेते हैं। परमाणु सभी तत्व, यौगिक तथा मिश्रण जिन सूक्ष्मकण से बनते हैं और वह सूक्ष्मकण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। और परमाणु जो है दोस्तों वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन वह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। और क्या होगा, तत्व यौगिक का होगा सूक्ष्म कण से बनते हैं, ठीक है, उसे परमाणु कहते हैं। इसके आगे है कि रासायनिक संयोजन के नियम। किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का रसायन अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है, ठीक है, उसे रासायनिक संयोजन कहते हैं। मतलब कुछ सिद्धांतों पर कुछ तत्व जो है रासायनिक अभिक्रिया करके आपस में जुड़ जाते हैं, उनको रासायनिक संयोजन कहते हैं। लेकिन अब आगे है कि रासायनिक संयोजन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है दोस्तों कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रसायन अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बीच में आया है कि रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक दूसरे से अभिक्रिया कराते हैं तो नया गुण के साथ नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकलेगा दोस्तों। ये दोनों क्या थे, अभिकारक थे। अभिकारक मिलकर के क्या बना दिए, उत्पाद को बना दिए। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डुबाया जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये दोनों क्या थे, अभिकारक थे, और ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अगर मान लीजिए कि ये 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, यानी कि 20 ग्राम हो गया, तो 20 ग्राम का ही उत्पाद बनेगा, ठीक है। मतलब द्रव्यमान को न तो आप नष्ट कर सकते हैं न ही उसको निर्मित कर सकते हैं, ठीक है। इसका ही दूसरा नियम है कि स्थिर अनुपात का नियम। कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थित होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया जाए। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था दोस्तों, अगर अभिकारक को 20 ग्राम लिए हैं तो 20 ग्राम उत्पाद बनेगा, अगर 10 ग्राम लिए हैं अभिकारक को तो 10 ग्राम ही उत्पाद बनेगा। लेकिन अगर ये दूसरा स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि अगर जल हो
जल हो वह कहीं का भी हो, गर्म ठंडा, इंग्लैंड का, अमेरिका का, भारत का, पाकिस्तान का, कहीं का भी जल हो, तो उसमें हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है 1 होगा और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 8 होगा। ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, जल बनेगा। उसी प्रकार है कि यह नियम कहता है कि अनुपात भी चेंज नहीं होगा, चाहे उस जल को आप कहीं से भी लाएं। अगर 9 ग्राम जल है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में है। पहला सिद्धांत है कि सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब सभी जो द्रव्य हैं वो क्या है, परमाणुओं से निर्मित हुए हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा है कि परमाणु अविभाज्य मूल सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है न ही उसका विनाश किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट सही था कि न सृजित होता है न उसका विनाश किया जाता है, लेकिन रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार जो पहला उनका बात था कि अविभाज्य है उसको गलत बताया गया, क्योंकि आधुनिक नियम के अनुसार परमाणु को अलग किया जा सकता है। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि यह एक परमाणु का फिगर है तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का सिद्धांत के बारे में। आगे है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के तीसरा पॉइंट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि एक अगर हाइड्रोजन का परमाणु लेते हैं और एक अगर सोडियम का परमाणु लेते हैं तो उसका अलग गुण होगा और सोडियम का अलग गुण होगा। इसका द्रव्यमान जो होता है 1U होता है और इसका जो होता है 23U होता है। मतलब द्रव्यमान भी चेंज रहेगा और गुण भी अलग रहेगा। जैसे कि अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाएंगे तो वो पानी बना देगा, लेकिन अगर सोडियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाएंगे तो सोडियम जलने लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक गुणधर्म क्या है, अलग अलग होता है। इसका हाइड्रोजन का कुछ अलग है, सोडियम का कुछ अलग है, उसी प्रकार हवा O2 का भी कुछ अलग है। आगे है एक तत्व का सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। कहने का मतलब है कि अगर सोडियम है तो सोडियम का में जितने भी परमाणु मौजूद है तो उसके हर एक परमाणु का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण सेम होगा। अगर हाइड्रोजन में परमाणु स्थित है तो उसका जितना भी परमाणु है उसके सब का द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुण सेम होगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि परमाणु का आकार के बारे में है। तो 10 के पावर -9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर है परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में ही मापा जाता है, इसलिए नैनोमीटर को लिया गया है। 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, अगर सेव का आकार 10 के पावर -1 मीटर अगर मान के चलते हैं तो उसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का आकार जो होगा 10 के पावर -10 मीटर में होगा। ठीक है, और जल का अणु जो होगा 10 के पावर -9 मीटर में होगा। परमाणु का आकार नगण्य होता है, मतलब इसको नहीं देख सकते हैं। देखिए पूरा जो विश्व बना है, ब्रह्मांड जो बना है वो परमाणु से ही बना है। इसे बिग बैंग थ्योरी बताता है। ये हमारा बायोलॉजी के लेक्चर का वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, कैसे मानव का विकास हुआ, उसे आप देख सकते हैं जा करके। उसके आगे है दोस्तों डाल्टन के प्रतीक के बारे में। उनका सिद्धांत के बात आता है कि उन्होंने कुछ प्रतीक दिए। तो प्रतीक क्यों जरूरी है दोस्तों? प्रतीक इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए कि सपोज में हाइड्रोजन का बार बार नाम लिखना है तो कितना देर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखेगा, सोडियम सोडियम, कार्बन कार्बन। इसीलिए क्या किए कि प्राचीन में भी डाल्टन ने प्रतीक कुछ दिए, जैसे कि हाइड्रोजन का ये प्रतीक है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, सल्फर का, आयरन का, कॉपर का, लेड का, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, पारा का। सभी का क्या हुआ कि एक प्रतीक दे के वो गए थे। ये पुराने नियम के अनुसार प्रतीक है दोस्तों। एका को पूछा जा सकता है ऑप्शनल एग्जाम में। अब आगे है दोस्तों कि IUPAC क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो कि अब तय करता है कि अब किसी तत्व का सिंबल अब कैसे दिया जाएगा, उसका नाम ये सब ये क्या करता है? निर्धारित करता है। अब देखिए आगे जो है कि हाइड्रोजन में अगर लिखना है तो उसका जो शुरू का अक्षर है वो बड़ा H लेंगे, वो कैपिटल में लेंगे। और अगर देखिए एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा और एल जो होगा वो स्मॉल होगा। अगर दोनों बड़ा ले लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। और ऐसे भी होता है कि लगातार वर्ड को लिया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम में ए लगातार आ गया तो उसको ले लिए। लेकिन अगर बात करें कि कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट में देखिए सी बड़ा होगा और ओ
छोटा होगा। अगर सी और ओ दोनों बराबर लिख देंगे तो ये गलती होगा। अगर गलती नहीं होगा तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि गलती नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में लगातार वर्ड तो नहीं आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि CHLORIN लगातार वर्ड नहीं है, फिर भी क्या करते हैं कि हम लोग Cl को लेते हैं। यहाँ पर कोई गलती नहीं है, सही है। तो क्लोरीन को बड़ा C से और छोटा L से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार जिंक है दोस्तों, Z बड़ा रहना चाहिए और N जो है छोटा रहना चाहिए। इस प्रकार है, जैसे कि लगातार नहीं है फिर भी इसको हम लोग ले लिए हैं। आगे है कि कुछ तत्वों का लैटिन नाम है, जैसे कि Na है, सोडियम से Na, यानी कि कुछ यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है कि सोडियम Na। उसी प्रकार इसका जो नाम था नेट्रियम था, ये लैटिन शब्द है जिससे सोडियम बाद में बन गया। ठीक है। उसी प्रकार पोटेशियम का K है, इसका मतलब है कैलियम। कॉपर का Cu है, इसका मतलब है कोपरम। इसका आयरन का है Fe, मतलब फेरम हो जाता है। गोल्ड का Eu माने औरम हो जाता है। सिल्वर का Ag माने अर्जेंटनम हो जाता है। लेड का Pb माने प्लम्बम हो जाता है। मरकरी का Hg माने हाइड्रोजाइरम हो जाता है। टीन का Sn माने स्ट्रेंटम हो जाता है। वीडियो अगर आपको स्पीड में लग रहा होगा तो आप इसे 0.75 की स्पीड में करके आराम से लिख सकते हैं और ध्यान से समझें। ठीक है। आगे है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के बारे में। देखिए, एक परमाणु का द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। नहीं समझे तो अगला डिफिनेशन है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योगफल परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे कि ये तरबूज है, तरबूज में क्या रहता है कि उसमें बीज भी रहता है, उसका खाने वाला पार्ट भी रहता है। तो उसका खाने वाला पार्ट को भी तोलते हैं, बीज को भी तोलते हैं, तब क्या हो जाता है कि एक तरबूज का वजन आ जाता है। उसी प्रकार दोस्तों एक परमाणु में जो है क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। तो ये सब के बराबर योग जितना होगा उसी को कहेंगे कि परमाणु का द्रव्यमान है। ठीक है। मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। उसके आगे है दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1 kg का बटखारा एक साइड चढ़ाते हैं और 1 kg वस्तु एक साइड चढ़ाते हैं, तो वस्तु के सापेक्ष किसको लिए हैं, बटखारों के लिए हैं, यानी कि वस्तु को तोलने के लिए बटखारों के लिए हैं सापेक्ष में। तब क्या होता है कि बटखारा से वस्तु तौला जाता है। उसी प्रकार है दोस्तों, अगर हम लोग किसी के परमाणु को नापना है तो हम लोग उसके सापेक्ष में क्या लेंगे, तो कार्बन 12 के 12वें भाग को सापेक्ष के रूप में रखेंगे। मतलब क्या है कि अगर इतना हमको वस्तु मतलब 15 ग्राम सोच में होगा तो 15 ग्राम हमको वस्तु लेना है, तो इसको रखेंगे एक तरफ, वस्तु को रखेंगे, तब वजन करके दे देंगे। उसी प्रकार अगर परमाणु का वजन करना है तो एक साइड कार्बन 12 के 12वें भाग को रखेंगे और दूसरे साइड परमाणु को रखेंगे, तब क्या हो जाएगा कि बराबर हो जाएगा। मतलब एक परमाणु द्रव्यमान को 1U कहते हैं और कार्बन 12 के 12वें भाग एक साइड रहेगा, तब इसके बराबर होगा। U का मतलब होता है दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान ना, यूनिफाइड द्रव्यमान यानी कि परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान मान के चलिए कि 1U है, तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग के 1 गुना होगा। कहने का मतलब है कि 1 kg अगर हम लोग चीनी लेते हैं, अगर 1 kg इधर क्या है बटखारा चढ़ाया हुआ है, तो 1 kg चीनी 1 kg बटखारा के 1 गुना है, तो इसको कहने में कोई गलत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर है दोस्तों कि हाइड्रोजन के एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग के 1 गुना होगा। ठीक है। आगे है एक साइड तत्व दिया गया है, एक साइड परमाणु द्रव्यमान लिया गया है। शुरू में भी था परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पास शुरू में था दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो यहाँ देखिए द्रव्यमान संख्या सभी को नोटिस कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। तो कुछ तत्व है उनके परमाणु द्रव्यमान को ले लिया गया है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है और कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है। अब आगे आता है बात दोस्तों अणु के बारे में। तो अणु देखिए, अणु कैसे आया। जब शुरुआत में परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रह रहे थे, तब क्या बना रहे थे वे, चाहे तो अणु बना रहे थे चाहे आयन बना रहे थे। कहने का मतलब है कि जब परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाएंगे तब वो अणु का निर्माण करेंगे एवं आयन का निर्माण करेंगे, तो उसी में अणु का निर्माण हुआ। तो अणु के बारे में चलिए देख लेते हैं। अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है दोस्तों, जो आपस में रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं, और अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में होते हैं। ठीक है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। मतलब कि अगर ऑक्सीजन का मान लीजिए कि अणु बनाना है तो वहाँ पास ऑक्सीजन का ही परमाणु रहना चाहिए। अगर हाइड्रोजन का अणु बनाना है तो वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तब परमाणु से अणु बन जाएगा। नहीं, एक ही प्रकार का परमाणु रहेगा तब उसका अणु बनेगा, एक ही प्रकार का परमाणु रहेगा तब उसका अणु बनेगा। ठीक है। तो वही बात यहाँ दिया गया है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है दोस्तों कि तत्व को एक साइड लिए हैं और एक साइड अणु और परमाणुकता के बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी।
आगे है दोस्तों, जैसे कि अधातु, अधातु के अणु एक साइड ले लिए हैं, उसका परमाणुकता जो है वो अलग साइड है। जैसे कि आर्गन जो है, आर्गन एक परमाणु है, मतलब ये परमाणु के रूप में अणु बना सकता है। फिर है हीलियम, हीलियम में एक अणु जो होता है एक परमाणु के बराबर होता है। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन का एक अणु जो है दो परमाणुओं से मिलकर के बनता है। हाइड्रोजन का एक अणु जो है दोस्तों द्विपरमाणु का है, कहने का मतलब कि दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के एक अणु बनेगा। उसी प्रकार क्लोरीन का जो अणु है वह दो परमाणु का है, मतलब दो क्लोरीन के परमाणु से मिलकर के एक अणु बनेगा। फास्फोरस उसी प्रकार चतुर्परमाणु का है, मतलब 4 परमाणु चाहिए एक फास्फोरस अणु बनाने के लिए। सल्फर के लिए बहुपरमाणिक माने कि 8 परमाणु चाहिए एक अणु बनाने के लिए। सोडियम, जैसे कि Na का एक परमाणु है और Fe का भी है एक परमाणु, और कॉपर का भी एक परमाणु है, मतलब एक अणु से इनका एक परमाणु से इनका अणु निर्माण हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि यौगिक के अणु के बारे में, जैसे कि यहाँ पर अणु क्या था कि अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंधन से बने रहते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं तब वो अणु कहलाते हैं। लेकिन अगर हम यौगिक के अणु के बारे में अगर कहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्माण करते हैं। मतलब अणु नहीं है दोस्तों, यहाँ पर यौगिक अणु है, मतलब यौगिक भी बनना चाहिए और यौगिक का अणु भी बनना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा कि दो तत्व लेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, हाइड्रोजन का एक परमाणु ले लिए, ऑक्सीजन का एक परमाणु और एक परमाणु फिर ऑक्सीजन का, यानी कि अलग अलग प्रकार के परमाणु है लेकिन एक अणु बना दे रहा है। उसी प्रकार अगर हम लोग कार्बन का परमाणु लिए हैं और दो लिए हैं ऑक्सीजन का परमाणु, तो एक का बन गया यौगिक अणु बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसी प्रकार इसको बोला जाता है कि यौगिक अणु है, माने अलग अलग तत्वों के परमाणु का निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक अणु निर्मित करते हैं। आगे है दोस्तों आयन, आयन कहाँ से आया था? आयन देखिए, परमाणु जब स्वतंत्र रूप से नहीं रह रहे थे तब दो चीज़ों का निर्माण कर रहे थे, पहला अणु और दूसरा आयन। आयन क्या है? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इस आवेशित कणों को आयन कहते हैं दोस्तों। आयन दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, मतलब ऋणायन होता है और धनायन होता है। देखिए, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। मतलब जिसमें देखिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में Na जो है, सोडियम जो है वो धनायन है और Cl जो है वो ऋणायन है। तो चलिए कुछ धनायन और ऋणायन तत्वों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आगे है जैसे कि ग्रुप 1 के बारे में बात करें तो इसके साथ होता है +1, मतलब ये धनायन है, इनका वाइलेंसी +1 होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रांसियम, मतलब हॉलीनाक रबसल्फर। इसका ट्रिक है कि हॉलीनाक रबसल्फर, इससे आप करके इसको याद रखिएगा, +1 रहता है इसके साथ। ठीक है, दूसरा ग्रुप की बात करें तो उसके साथ होता है +2, धनायन है, ये +2 वैलेंसी होता है, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, मतलब बेमग का सरबराह, बेमग का सरबराह। 2 4 5 बार आप इसे रट लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा कि +2 सभी को 5 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। आगे है ब्रोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मतलब बालगा इंतल। ठीक है, बालगा इंतल, इसे भी 5 बार कर लीजिएगा। इसके पास +3 वैलेंसी, मतलब +3 धनायन होते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों आगे चौथा ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये -4 के साथ होते हैं। ठीक है, कॉसिजीसन पब, इसको याद करने का ट्रिक जो है कॉसिजीसन पब है, इनके साथ -4, मतलब ऋणायन होते हैं और 4 होते हैं। ठीक है, -4। आगे है दोस्तों पांचवा, यानी कि पांचवा ग्रुप भी बोल सकते हैं, 15वां ग्रुप भी बोल सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, नप अस सब भी। ठीक है, -3 चार्ज इसका होता है, -3 वैलेंसी होता है। देखिए, वैलेंसी जो है दोस्तों वो किसी भी आयन को त्यागने और उससे लेने से वैलेंसी मिलता है। जैसे कि जितना भी प्लस वाला है वो क्या करता है कि उसको अपने आयनों को त्याग करके अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अपने पास प्लस चार्ज लाता है। लेकिन अगर माइनस की बात किया जाए तो माइनस वाले जितने भी तत्व होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे से इलेक्ट्रॉनों को मांग लेते हैं, इसीलिए इनके साथ माइनस चार्ज लग जाता है, और प्लस वाले अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इसीलिए उनके पास प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, 15वां ग्रुप के बारे में बात हो गया था। आगे है 16वां ग्रुप या 6ठा ग्रुप, इसमें आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थेलियम, टेलुनियम और पोलोनियम, O+T, इनके साथ -2 वैलेंसी, -2 ऋणायन होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे भी। अगला है 17वां ग्रुप, जैसे कि फकल ब्राइएट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इसके साथ -1 चार्ज होता है, -1 वैलेंसी होता है। अब आगे है दोस्तों
ग्रुप 18वां ना, ग्रुप 18वां है, इनमें 8वां ग्रुप या 18वां ग्रुप बोल सकते हैं, इनका पावर 0 होता है, मतलब 0 वैलेंसी होता है। ठीक है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडियम, हीनियरकर, जेरन। आप इसे 2-4 बार याद कर लीजिएगा, हीनियरकर, जेरन, याद हो जाएगा लगभग। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वह है रासायनिक सूत्र लिखना है। मतलब रासायनिक सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग H2O बना रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन से यौगिक तत्व बना, मतलब एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था, तो इन दोनों का हम लोग क्या किए हैं, बस सिंबल भर ले लिए हैं और उससे क्या बन गया, उसका रासायनिक सूत्र बन गया। तो चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक था संयोजकता। मतलब किसी तत्व की संयोजकता शक्ति उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि हाइड्रोजन के पास जितना शक्ति है तो उसका पावर यानी कि उसका शक्ति वह कहलाता है। ठीक है, इसी को रासायनिक भाषा में कहा जाता है कि संयोजकता। मतलब किसी भी तत्व का उतना उसका पावर है, उतना ही शक्ति है उसके पास। ठीक है, इसमें एक संयोजकता सीरीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब था, तो इसके ट्रिक है कि कहो ना का, क से बन गई कहो ना का बात है। ठीक है, AMG से बन गया मगर, AL से बन गया अल्लाह। इस सीरीज को भी याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है, जैसे कि कहो ना का बात है मगर अल्लाह जाने, फेमस सनम प्रेम विवाह है, क्यों है जी आगे आयु पिटाए। मतलब हाइड्रोजन से कम सक्रिय, मतलब हाइड्रोजन से जो कम ताकतवर है वो हाइड्रोजन के नीचे रहेंगे और जो हाइड्रोजन से ज़्यादा शक्तिशाली वो हाइड्रोजन के ऊपर रहेंगे। यहाँ पे दिया गया है, आप इसको आराम से करके लिख सकते हैं। एक बार और ट्रिक को देख लेते हैं, जैसे कि के से बन गया, मतलब क से बन गया पोटेशियम, ना से बन गया सोडियम, का मतलब कैल्शियम। और देखिए बात से सिर्फ बात में से ले लीजिए बा को और इससे ये बन गया, और मगर में से मग को ले लीजिए ये बन गया, अल्हा में से अल को ले लीजिए ये बन गया, जाने में से जेडन से जाने हो जाएगा, फेमस से ले लीजिए एफी माने फेमस है। ठीक है, सनम ना, सनम से ले लीजिए सन मतलब एसएन। फिर देखिए पीबी से हो जाएगा प्रेम विवाह, और एच से है क्यों है जी, सीयू से सीयू मने क्यों, और है जी मने एच जी, आगे मने एजी, एयू मने आयु, और पीटी मने पिटाए। आसान ट्रिक है, जैसे कि कहो ना, मतलब 5-6 बार आप इसे रट लीजिएगा आराम से प्यार से। कहो ना का बात है मगर अल्लाह जाने, फेमस सनम प्रेम विवाह है, क्यों है जी आगे आयु पिटाए। ठीक है, आप इतना तक याद कर लीजिएगा। फिर पूछेगा प्रेम विवाह है, दूसरा कोई पूछेगा क्यों है जी आगे आयु पिटाए। ठीक है, तो याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि हम लोग जो कुछ बहुपरमाणुक है उसके बारे में उसका सिंबल देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का H+ होता है तो इसे हाइड्राइड बनाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्लोराइड का Cl- हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा जब माइनस हो जाएगा Br, आयोडाइड हो जाएगा जब I- हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा जब O2- हो जाएगा, सल्फाइड S2- हो जाएगा, नाइट्राइड N3-, अमोनिया जो बनेगा NH4+1। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH1-, और नाइट्रेट NO3-। जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा दोस्तों, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर 1 था, मतलब +1 था, और जहाँ माइनस है वहाँ -1 था। ठीक है, तो देखिए नाइट्रेट से बन जाएगा NO2 1-, तो इसका बन जाएगा नाइट्राइट, और यहाँ देखिए सल्फाइड था, वहाँ से अगर HS-1 बना देंगे तो बाईसल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, आगे है हाइड्रोजन कार्बोनेट माने HCO3 -1, और नाइट्राइट के N3- हो जाएगा। फिर है कार्बोनेट CO3 2- के साथ कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, अगर इसे बाई कार्बोनेट बनाना है तो